नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 6 के लिए 13वें सप्ताह में विषय हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। 13वें सप्ताह की हिंदी में अनुच्छेद क्रमांक 464 और अनुच्छेद क्रमांक 469 को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद क्रमांक 464 पहले हमें इसे ठीक से पढ़ना है और इसके बाद इनके आंसर भी देखना है। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो गोला आपको यहाँ प्रश्नों पर नहीं लगाना है, आपको इन प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन करके OMR शीट के ऊपर गोला लगाना है। और यदि आप OMR शीट को भरना नहीं जानते तो उसका वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां से वॉच करके आप सीख सकते हैं कि OMR शीट को किस प्रकार से भरा जाता है। अब यहाँ पर जो सूचना दी गई है इसे बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना है। पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे। आप एक पुस्तकालय में जा रहे हैं पुस्तक रीडिंग करने के लिए, तो वहां पर पुस्तकालय कार्ड की आपको आवश्यकता होगी, वह आपको साथ में रखना है। इस प्रकार की सूचना में निर्देश दिए गए हैं। सभी बच्चे कक्षावार कतार में जाएंगे। पुस्तकालय में शोर नहीं करेंगे, बिल्कुल शोरगुल नहीं करना है, आवाज नहीं करना है। अपनी बारी का इंतजार करेंगे। पुस्तक मिलने पर शांति से बैठकर सभी बच्चे पढ़ेंगे। पुस्तक को सुरक्षित रखना है। समय समाप्त होने पर शिक्षक को पुस्तक वापस कर कतार में ही लौटना है। इस प्रकार के आपको निर्देश दिए गए हैं। और ये निर्देश किसने प्रसारित किए हैं? तो आदेशानुसार प्रधान अध्यापक शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय के द्वारा यह निर्देश सूचना के रूप में आपको दिए गए हैं। अब इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पुस्तकालय में प्रवेश के लिए क्या आवश्यक है? तो पुस्तकालय में प्रवेश के लिए पुस्तकालय कार्ड की आवश्यकता होगी। यह पहले ही पॉइंट में आपको यहाँ पर दिखाया गया था कि पुस्तकालय कार्ड अपने साथ लेकर आना है, साथ आपको रखना है जब आप पुस्तकालय आए। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, पुस्तकालय के अंदर क्या आवश्यक है? पुस्तकालय के अंदर जब आप पहुंचे तो क्या आवश्यक है? शोरगुल करना जरूरी है, शांति एवं अनुशासन जरूरी है, कुशासन जरूरी है या फिर योगासन जरूरी है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा शांति एवं अनुशासन। शांति एवं अनुशासन बिल्कुल जरूरी है जब आप पुस्तकालय के अंदर जाएं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है? यहाँ पर यह क्वेश्चन एक IMP क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से इसे आपको पढ़ना है, समझना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे हिंदी में जरूर 1-2 पूछा जाएगा। पुस्तकालय शब्द का मूल शब्द, तो पुस्तकालय शब्द का पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए। ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहां पर पुस्तकों को रखा जाता है उस जगह को हम पुस्तकालय कहते हैं। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है इसका पुस्तक। पुस्तकों को रखने की जगह पुस्तकालय कहलाती है, इसलिए इसका मूल शब्द हो जाएगा आपका पुस्तक। प्रश्न क्रमांक 4, सुरक्षित शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए आप कौन सा शब्दांश जोड़ेंगे? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से कौन से शब्द को आप सुरक्षित शब्द में ऐड करके जोड़ के उस शब्द का विलोम शब्द बना लेंगे? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सुरक्षित का विलोम क्या होगा। सुरक्षित का विलोम होता है असुरक्षित, तो आपको आ जोड़ना होगा जो कि ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5,
पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए वाक्य है। यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है और इसे इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है। आईएमपी से मेरा अर्थ है कि आपसे यह क्वेश्चन सेपरेट भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि यह आपके अनुच्छेद के अंदर ही आपसे पूछा जाए। पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए, यह कैसा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य है? पहली नजर में यह पढ़ने पर पता चलता है कि यह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य हो सकता है, लेकिन यह जो वाक्य है यह इच्छावाचक वाक्य है कि आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है और यह एक इच्छा जाहिर की गई है कि पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद अनुच्छेद क्रमांक 469 अभ्यास क्रमांक 469। यहाँ पर आपकी बुक में ये बहुत ही छोटे छोटे लेटरों में दिया गया है, मैंने आपके लिए इसे थोड़ा सा लार्ज कर दिया है। निर्देश दिए गए हैं, तालिका को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। यहाँ पर कॉलम नंबर 1 दिया गया है, कॉलम नंबर 2 दिया गया है, 3 दिया गया है और 4 दिया गया है। कॉलम नंबर 1 में जानवरों के नाम दिए गए हैं, कॉलम नंबर 2 में हमारी मदद वे जानवर कैसे करते हैं यह बताया गया है, कॉलम नंबर 3 में वे कहाँ पर रहते हैं और कॉलम नंबर 4 में उनकी विशेषताएं दी गई है। इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है और बहुत ही टेक्निकल विषय होता है। इस प्रकार का कोई अनुच्छेद आपके पास आता है जिसके अंदर एक टेबल बनी होती है और इसमें ही आंसर और इसी में आपके क्वेश्चन भी दिए होते हैं। तो यहाँ पर गाय पहले नंबर पर दूध देती है, गोबर ईंधन के काम आता है। उसके बाद कहाँ पर रहती है? तो गौशाला में रहती है। विशेषताएं क्या है? तो गाय एक पालतू जानवर है, शांत स्वभाव है उसका और दूध बच्चों के लिए इसका लाभकारी होता है। इसके बाद इसी प्रकार से जो है कुत्ता दिया गया है, घर की रखवाली करता है, पुलिस की मदद करता है, कहाँ पर रहता है? घर एवं आसपास इसका आवास रहता है और इसकी क्या विशेषताएं? यह वफादार होता है, यह पालतू होता है, यह कई रंगों और कई आकारों में होता है। तो इस प्रकार से इसकी विशेषताएं दी गई है। फिर दिया गया है ऊंट। ऊंट रेगिस्तान में परिवहन के काम में आता है। परिवहन से अर्थ है कि यह माल को इधर से उधर अपनी पीठ पर रखकर ले जाता है। इसके बाद यह कहाँ रहता है? तो रेगिस्तान में रहता है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसकी गर्दन लंबी होती है, यह कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है और पालतू होता है, इसे पाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका घोड़ा। सवारी के काम में आता है, अस्तबल में रहता है, जानवर यह भी पालतू है और बहुत ही तेज दौड़ता है, इसीलिए घोड़े को पाला जाता है। अब प्रश्न नंबर 1 इन्हीं क्वेश्चनों इन्हीं इंफॉर्मेशन के आधार पर जानवरों के घरों की बात किस कॉलम में बताई गई है? आपको यहाँ पर बताना है कि जानवरों को घरों की बात कहाँ और किस कॉलम में की गई। तो कॉलम नंबर 3 के अंदर वे कहाँ रहते हैं यह आपसे बताया गया है। तो कॉलम नंबर 3 तीसरा कॉलम के अंदर, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, तालिका में दिए गए जानवरों में से कौन सा जानवर सर्वाहारी है? सर्वाहारी से अर्थ है कि जो मांस भी खाता है, फल फूल भी खा जाता है, पेड़ पत्तियों भी खा जाता है, उसे हम कहेंगे सर्वाहारी। तो गाय क्या सर्वाहारी है? कुत्ता, ऊंट या फिर घोड़ा? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें सही ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो जो कुत्ता होता है वह सर्वाहारी की श्रेणी में आ सकता है। कुत्ता जो है मांस भी खाता है, रोटी भी खाता है, आपके आसपास की चीजें खा लेता है। इसके बाद ऊंट सिर्फ पाले पत्ते खाता है, घोड़ा भी चने और पाले पत्ते ही खाता है और गाय तो शुद्ध शाकाहारी होती ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, तालिका में दिए गए जानवरों की मुख्य विशेषता कौन सी है? आपको जो जानवर दिए गए हैं उनमें सभी में मुख्य विशेषता क्या है यह आपको बताना है। तेज दौड़ना एक विशेषता है उन सभी की, लंबी गर्दन सभी की विशेषता है, या सभी पालतू है या सभी दूध देते हैं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा, पालतू। सभी जानवर आपके जो दिए गए हैं टेबल में वे पालतू
दिए गए हैं। चलिए दिखा भी देता हूं आपको मैं। यहाँ पर लिखा है पालतू, यहाँ पर लिखा है पालतू, इनको पाला जाता है और यह जानवर भी आपका पालतू ही होता है, ऊंट। ठीक है, और इसके बाद घोड़ा, यह भी पालतू जानवर की श्रेणी में आता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, रेगिस्तान में कौन सा जानवर सहजता से चल सकता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है? तो वह जानवर है आपका घोड़ा, जो कि ऊंट, जो कि सहजता से रेगिस्तान के अंदर रेत में चल सकता है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 और इस अनुच्छेद का लास्ट, तालिका में दिए गए जानवरों में से किसके सींग होते हैं? आपको सींग वाला जानवर इसमें से छांटना है। कुत्ता, ऊंट, गाय या फिर घोड़ा। तो गाय के सींग होते हैं, ऊंट के सींग नहीं होते हैं, कुत्ते के भी सींग नहीं होते और घोड़े के भी सींग नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हिंदी का पार्ट कंप्लीट होता है 13वें सप्ताह का। अब चलते हैं हम विज्ञान में। 13वें सप्ताह के विज्ञान में प्रश्न नंबर 357 से लेकर 378 तक को सम्मिलित किया गया है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 357, अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है। अंकुरित जो बीज हैं उनके अंदर अधिक मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की या फिर जल की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए वाला, प्रोटीन। जो अंकुरित अनाज होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन की होती है और यह हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक भी होते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 359 359 को सम्मिलित किया गया है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसके विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का विलयन आपने बनाया और विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको यहाँ पर बताना है। क्या उसकी विलेयता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं? आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए इस प्रकार का कोई पात्र है। इस प्रकार के पात्र में आपने 1 किलोग्राम शक्कर को घोला और इसमें कुछ पानी की मात्रा को मिलाया। एक समय ऐसा आएगा जब इसके अंदर पानी तो आप डालेंगे तभी शक्कर उसमें घुलेगी और फिक्स शक्कर और पानी की मात्रा हो जाएगी, सैचुरेटेड कंडीशन हो जाएगी कि अब ना तो उसके अंदर ज़्यादा पानी की आवश्यकता है ना ही शक्कर की आवश्यकता। थोड़ा सा शक्कर और ज़्यादा डाल देंगे इसके अंदर तो फिर शक्कर ज़्यादा हो जाएगी और पानी यदि डाल देंगे तो पानी ज़्यादा हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे? अब इसको आप करेंगे गर्म। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। यदि आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? गर्म करने के बाद थोड़ी सी शक्कर इसमें और ऐड आप कर सकते हैं, थोड़ी सी शक्कर इसमें और आपकी घुल जाएगी। तो इसके विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके विलेयता बढ़ जाएगी, मतलब पानी के अंदर शक्कर के घुलने की जो मात्रा है वह बढ़ जाएगी। थोड़ी और ज्यादा मात्रा में शक्कर इसके अंदर आप घोल सकते हैं जबकि आप इसे गर्म कर देंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए वाला। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 360। प्रश्न क्रमांक 360 है, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? आपको यहाँ पर ये 5, 1, 2, 3, 4 और 5 भागों के नाम दिए गए हैं। इनमें आपको पढ़कर देखना है, बताना है कि कौन सा भाग पुष्प का नहीं है। बाह्य दल यह पुष्प का भाग होता है, पंखुड़ी यह भी पुष्प का भाग होता है, पुकेसर यह भी पुष्प का भाग होता है, मूलांकुर यह पुष्प का भाग नहीं होता है। उसके बाद स्त्री केसर यह भी आपका पुष्प का ही भाग होता है। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। कुल मिलाकर 1 यह पुष्प का भाग नहीं है, चौथे वाला। तो 1, 2, 3 और 5, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब 360 के बाद प्रश्न क्रमांक 362। प्रश्न क्रमांक 363 है, कौन सी संधि सभी दिशाओं में घूम सकती है? यह बिल्कुल एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2024 की नेस और ओलंपियाड एग्जाम में आपसे यह पूछा भी जाए और इसे 1 वर्ड में आपको लाइफ टाइम याद रखना
बी है कि कौन सी संधि सभी दिशाओं में घूम सकती है, कौन सा आपके शरीर का ज्वाइंट है जो सभी दिशाओं सभी डायरेक्शन में घूम सकता है, हिंज, धुराग्र, कदुक, खल्ली का संधि या फिर अचल। तो आपका ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 364 जो कि यहीं पर दिया गया है। प्रश्न है वह कौन सा तंत्र है जो शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा एवं शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। आपके शरीर में जो तंत्र होते हैं उन तंत्रों में से आपको उस तंत्र का नाम बताना है जो आपके शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा भी करता है और शरीर को दृढ़ता भी प्रदान करता है, मजबूती भी प्रदान करता है। पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र या फिर तंत्रिका तंत्र। तो आपका सही आंसर यहां पर आ जाएगा सी वाला कंकाल तंत्र। जो हड्डियों का ढांचा होता है हमारे शरीर का, वह हमारे शरीर के आंतरिक भागों को सुरक्षित भी रखता है और साथ में वह आपको मजबूती भी प्रदान करता है और पूरा शरीर इस ढांचे के ऊपर ही बना हुआ होता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 365, यहां पर प्रश्न क्रमांक 365 भी इसी पर आधारित है। सही मिलान करिए। यहां पर कॉलम 1 दिया, कॉलम 2 दिया है। कॉलम 1 में ऊपरी जबड़ा, पसलियां, मछली, अचल। कॉलम 2 के अंदर बाह्य कंकाल, धारा रेखी शरीर, अचल संधि, हृदय की सुरक्षा। इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर ए जो है ऊपरी जबड़ा, इसका संबंध होता है अचल संधि से। ऊपरी जबड़ा का संबंध है अचल संधि से, यह आपका ए वाला हो जाएगा। दूसरा है जो आपके शरीर की पसलियां होती है वे क्या कार्य करती है। तो जो पसलियां होती है वे हृदय की सुरक्षा करती है। आपका जो हार्ट है उसके आसपास जो पसलियां हैं वे हृदय की सुरक्षा करती है किसी बाहरी चोट से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मछली, तो यह आपका बी हो जाएगा। मछली का संबंध होता है धारा रेखी शरीर से। जो मछली का शरीर होता है वह धारा रेखी शरीर होता है, तो यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो अचल है डी आपका यहाँ पर एक बच रहा है शेष, तो यह आपका हो जाएगा डी। बाह्य कंकाल को जो है आप अचल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके ABCD, तो पहले का ए का मान लो आपका आता है यहाँ पर तीसरा, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ये कहाँ पर दिए गए हैं? ये आपको ऑप्शन ए का 3, 4, 2, 1 ये दिए गए हैं बी के अंदर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 366 जो कि एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है। मानव शरीर की वह संरचना जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है, कूल्हे का वह हिस्सा है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं मेरुदंड, पसली पिंजर या फिर श्रेणी अस्थियां या फिर कोई नहीं। तो यहां पर आपका सही आंसर आ जाएगा श्रेणी अस्थियां। जो श्रेणी अस्थियां है वे जो है मानव शरीर की वह संरचना है जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है और आपके कूल्हे का वह पार्ट भी होता है। तो इसको हम कहते हैं श्रेणी अस्थियां। अस्थियों का अर्थ होता है हड्डियां। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 367 ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती है? अनुकूलता नहीं पाई जाती। कहां पर रहने वाले जीव? ठंडे प्रदेशों में, जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ठंड होती है उस जगह पर रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती है? उनके लिए क्या अनुकूल वहां पर नहीं होता है? तो आपको यह बताना है। पतली त्वचा, मोटी त्वचा, ये दो ऑप्शन। और तीसरा त्वचा के नीचे मोटी वसा का आवरण, ये 3 हो गए। इन तीनों पॉइंट को आपको देखना है। इसके बाद यहाँ जो ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिए गए हैं इनको चूज करना है। तो 3 में से पहले चूज कीजिए कि क्या सही
आएगा। तो यहाँ पर आपका पतली त्वचा नहीं हो सकती, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। इसलिए यदि जितनी पतली त्वचा होगी उतनी ही ज़्यादा उन्हें ठंड लगेगी और वे जीव मर जाएंगे। तो पतली त्वचा यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। मोटी त्वचा वहाँ रहने वाले जानवरों की होनी चाहिए। त्वचा के नीचे मोटी वसा का आवरण भी, वसा के आवरण से अर्थ है कि उनको बहुत ज्यादा मात्रा में चर्बी होना चाहिए। जितनी ज्यादा चर्बी रहेगी उतनी ही ज्यादा शरीर में गर्मी रहेगी। तो यहाँ पर मोटी त्वचा और मोटी वसा का आवरण, यह दोनों चीजें होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 2 और 3 के लिए बी ऑप्शन राइट दिखाई देता है। इस प्रकार 367 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 368 पर। प्रश्न क्रमांक 368 भी यहीं पर दिया गया है और इसका रिलेशन भी पिछले क्वेश्चन से है। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। ऊंट का क्या संबंध मरुस्थल से नहीं है? तो जी हाँ, ऊंट का संबंध मरुस्थल से ही होता है। ऊंट मरुस्थल में ही चलता है, रेतीले इलाकों में ही यह पाया जाता है और वहां पर ही यह काम आता है। उसके बाद रोगाणुओं का संबंध क्या हवा से नहीं है? तो जी हाँ, रोगाणुओं का संबंध हवा से ही है। हमें छांटना है नहीं है, गलत है, उसे बाहर निकालना है। ध्रुवीय भालू का संबंध बर्फ से नहीं है क्या? तो जी हाँ, ध्रुवीय भालू जो होता है वह बर्फ के अंदर ही, बर्फ के ऊपर ही पाया जाता है। उसके बाद व्हेल मछली का संबंध, व्हेल लिखा हुआ है, आप इसे व्हेल मछली पढ़ेंगे, क्योंकि धरती का जो सबसे बड़ा जानवर है वह व्हेल मछली ही होता है, जो कि समुद्र के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर नदी के अंदर यह मछली आ ही नहीं सकती। बहुत ही विशालकाय जीव होता है जो कि नदियों के अंदर संभव नहीं है पाया जाना। तो इसलिए यह ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 369। प्रश्न क्रमांक 369 है, एक कमरे की खिड़की जिसमें सूर्य का प्रकाश आता है। कोई कमरा है, उसमें एक खिड़की है, उस खिड़की में सूरज का प्रकाश आता है। उसके पास एक पौधे का गमला रखा हुआ है। मान लीजिए वहां पर खिड़की के पास एक गमला रखा हुआ है जिसके अंदर एक पौधा है। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल दिया गया। काफी समय तक आपने उसे नियमित जल दिया, रोज जल दिया, पानी दिया। उस पौधे में वृद्धि किस प्रकार से होगी आपको यह बताना है। क्या वृद्धि सीधी होगी या वृद्धि आपकी प्रकाश की दिशा की ओर होगी, या फिर 2 ऑप्शन और क्या दिए गए हैं इसे भी पढ़ते हैं। वृद्धि नहीं होगी, यह तो बिल्कुल गलत है, वृद्धि तो होगी। प्रकाश के विपरीत दिशा की ओर होगी, यह भी नहीं होगा। जिस दिशा से आपका प्रकाश आ रहा है उसी दिशा की ओर वह पौधा मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी वाला आएगा। प्रकाश की दिशा की ओर ही उसका बढ़ना स्टार्ट होगा, उसकी वृद्धि उस दिशा में ही होगी जहां से प्रकाश खिड़की से आ रहा है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 370। प्रश्न क्रमांक 370 यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है फिजिक्स का। विद्युत परिपथ सही होने पर भी बल्ब प्रदीप्त नहीं हो रहा है तो क्या संभावना हो सकती है? आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सेल खराब हो सकता है, फिलामेंट टूटा हुआ हो सकता है, या फिर कुंजी ही बंद हो सकती है। तो पहले इस क्वेश्चन को डिटेल में हम समझते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इस प्रकार का एक बल्ब होता है और इस बल्ब में यदि हम इसको परिपथ में रखें तो यहाँ पर मान लीजिए एक कुंजी है। कुंजी से अर्थ है कि आपका जो प्लग ऑन ऑफ का होता है वह है। तो यहाँ पर एक कुंजी है, यदि इन दोनों को मिला दें तो यहाँ से धारा इस तरफ से इस तरफ प्रवाहित होना चालू हो जाएगी। और इस बल्ब को चलाने के लिए इसमें एक सेल या छोटी बैटरी को लगाया गया है जिसे हम सेल कहेंगे, और इस प्रकार से यह बंद हो गया। ठीक है, तो यह हो गया एक प्रकार का परिपथ। अब कहा जा रहा है कि यदि इस बल्ब या बल्ब आपका नहीं जले, प्रदीप्त नहीं हो, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो पहली संभावना तो यह हो सकती है कि आपकी बैटरी ही खराब हो, आपका सेल खराब हो।
तो बल्ब कहाँ से जलेगा? तो यह बात भी बिल्कुल सही है। दूसरी स्थिति फिलामेंट का टूटना। यदि बल्ब का यह फिलामेंट ही टूटा हुआ हो तो बल्ब कैसे जलेगा? यह भी बिल्कुल बात करेक्ट है। कुंजी का बंद होना। यदि आपने अपने स्विच को ऑन नहीं किया, स्विच बंद है, चाहे आपकी बैटरी सही हो, चाहे आपका बल्ब सही हो, तो भी यह बल्ब नहीं जलेगा। तो यह बात भी बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 सभी सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 372। प्रश्न क्रमांक 372 है, किन परिस्थितियों में चुंबक का चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा? आपने चुंबक देखी होगी अपने घरों के अंदर, स्पीकर फोड़ते होंगे आप तो उसके अंदर से चुंबक निकलती होगी। यह एक प्रकार का दंड चुंबक है और इसके दो ध्रुव हैं, एक एन और एक एस। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में चुंबक का चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा। होगा नहीं होगा, यह आपको ऑप्शन में से देखकर बताना है। तो चुंबक की जो प्रवृत्ति होती है, उसकी प्रकृति होती है, उसका नेचर होता है, उसका गुण यह होता है कि यह लौह तत्व पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, साथ में चुंबक को भी आकर्षण और प्रतिकर्षण करता है। तो ये इसके गुण समाप्त किन कंडीशन में नहीं होंगे आपको बताना है। क्या गर्म करने पर इसके यह गुण समाप्त नहीं होंगे? तो गर्म करने पर चुंबक के चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। पीटने पर भी चुंबक के चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएंगे। ऊंचाई से गिराने पर भी चुंबक के चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएंगे। दो भागों में तोड़ने पर कभी भी चुंबक का चुंबकत्व समाप्त नहीं होगा। यदि आप इस चुंबक को दो भागों में तोड़ दें तो इस प्रकार से इसके दो पार्ट हो जाएंगे और ये दोनों पार्ट के अंदर अगेन आपके एन और एस ध्रुव ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। जहां से आप तोड़ेंगे चुंबक को वहां पर एक ध्रुव एन और एक एस अगेन बन जाएगा। यदि आप यहां से भी इसे तोड़ेंगे तो फिर से अगेन एक नई चुंबक वहां पर बन जाएगी। तो दो भागों में तोड़ने पर कभी भी चुंबक का चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 374। प्रश्न क्रमांक 374 है, परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति होगी। सिपाही जब मार्च पास्ट करते हैं तो इस प्रकार से सीधी रेखा में चलते हैं। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 376 376, यहां पर एक क्वेश्चन, छाया की आकृति निर्भर करती है। कोई भी वस्तु है उसकी छाया की आकृति किन बातों पर निर्भर करती है? इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है। वस्तु के आकार पर निर्भर करती है, प्रकाश स्रोत की स्थिति पर निर्भर करती है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। तो इन तीनों ही बातों पर निर्भर करती है किसी भी वस्तु की छाया कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, नहीं बनेगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि आपके तीनों विकल्प 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। अब प्रश्न क्रमांक 377 यह भी एक IMP क्वेश्चन है। कौन सा समूह विद्युत का अच्छा चालक है? विद्युत के चालक से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए यह आपका एक वायर है, आपने यहाँ पर उसमें करंट छोड़ा तो यहाँ पर आपका करंट मिल जाएगा। इसका अर्थ है कि यह विद्युत का चालक है। और यदि एक लकड़ी का इस प्रकार से टुकड़ा लिया और यहाँ पर आप करंट का तार लगाएं तो क्या यहाँ पर आपको करंट प्राप्त होगा? तो नहीं होगा। किसके अंदर? लकड़ी में, रबड़ में। तो यह विद्युत के कुचालक होते हैं। तो वैसे ही आपको बताना है कि कौन सा समूह विद्युत का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट, लकड़ी, रबड़, रबड़, कांच, लकड़ी, शुद्ध जल, लकड़ी या फिर चांदी। तो यहाँ पर लकड़ी के कारण यह कुचालक है लकड़ी, यहाँ रबड़ कुचालक है, यहाँ पर लकड़ी और रबड़ ये दोनों कुचालक है, यहाँ पर भी लकड़ी दी गई है। ठीक है। अब इसके बाद एक ही ऑप्शन दिखाई देता है जो बचा हुआ है, तांबा, लोहा और चांदी, ये तीनों के अंदर विद्युत का प्रवाह हो जाता है। अगर कोई तार आप तांबा, लोहा या चांदी का इस प्रकार से लें और यहाँ पर विद्युत प्रवाहित करें तो यहाँ पर वह मिल जाएगी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद
प्रश्न क्रमांक 378 और साइंस का लास्ट। पत्तियों के हरे रंग होने का कारण है। यह क्वेश्चन एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। बड़े ही ध्यान से इसे समझ लीजिए कि जो पेड़ों की पत्तियां होती है वे हरी होती हैं, तो उनके हरे रंग का होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे वन वर्ड में ही आपको याद रखना है कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। यह विज्ञान का बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम चलते हैं सोशल साइंस में। कक्षा 3 के पर्यावरण से यहाँ पर कक्षा 6 के लिए प्रश्न क्रमांक 123 को सम्मिलित किया गया है। यह है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है इन 4 ऑप्शनों में से। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहले इस इन्फॉर्मेशन को आपको समझना चाहिए। राधिका कोल, गरिमा पाटकर, दीपिका और अर्चना, ये 4 खिलाड़ी है। इन 4 खिलाड़ियों के द्वारा विकेटों की संख्या यहाँ पर दी गई है। कितने कितने विकेट लिए, इसने 30 विकेट लिए हैं, इसने 10 लिए हैं और इसने यहाँ पर 40 लिए हैं और इसने यहाँ पर 20 विकेट लिए हैं। अब प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी है। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, तो जिसकी बिल्डिंग सबसे ऊंची है उसने सबसे ज्यादा विकेट यहाँ पर लिए हैं। इसने लिए हैं 40 विकेट। तो संख्या तो नहीं पूछी गई है, लेकिन यदि संख्या पूछी जाती है तो उसका उत्तर भी हम देते। अब यह कौन सा खिलाड़ी है, यह है दीपिका। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 198 198 है। जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार की दिखाई देती है। इस प्रकार के आपकी जो ट्रेन है, इस ट्रेन का मान लीजिए मूवमेंट इस तरफ है, तब आपको बाहर कोई पेड़ वगैरह है, कोई वस्तु है, घर है, वह किस प्रकार का दिखाई देगा। घूमती हुई, उड़ती हुई, विपरीत दिशा में दौड़ती हुई या फिर ट्रेन की दिशा में चलती हुई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमेशा चलती हुई ट्रेन से जब आप देखेंगे तो आपको वस्तुएं विपरीत दिशा में दौड़ती हुई प्रतीत होगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 210। प्रश्न नंबर 210 यह भी एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में आपसे पूछा भी जाए। फेरी एक संसाधन है वायु परिवहन का, जल परिवहन का, भूमि परिवहन का या फिर मरुस्थली परिवहन का। तो फेरी जो शब्द है उसका संबंध जल परिवहन से होता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 215 यह है बाल विवाह अधिनियम के अनुसार लड़की के विवाह की आयु निश्चित की गई है। मिनिमम कितनी एज होना चाहिए कि लड़की का विवाह किया जा सके, कम से कम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर 20 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 18 वर्ष से यदि आप छोटे बच्चे का विवाह करते हैं तो वह बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यह अधिनियम आपको इसको कम उम्र में शादी करने से रोकता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 424। प्रश्न क्रमांक 424 है ऐसी चीज जिसे बिना पकाए तैयार कर सकते हैं। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसी चीज छांटना है जिसको आप बिना पकाए तैयार कर सकते हैं। बिना पकाए से अर्थ है कि बिना गैस की सहायता से, बिना चूल्हे की सहायता से आप उसे तैयार कर सकते हैं। आलू की सब्जी, नींबू की शिकंजी, चावल या फिर पराठा। तो इसमें भी आपको गैस या चूल्हे की आवश्यकता लगेगी। चावल में भी ऐसा लगेगा, आंच की आवश्यकता लगेगी, अग्नि की, और पराठे के अंदर भी यह लगेगा। सिर्फ आपका ऑप्शन बी राइट है। यहाँ पर नींबू की जो शिकंजी है वह आप आसानी से बिना पकाए ही तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 479। प्रश्न है नीचे दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में यहाँ पर पहेली का घर है और यहाँ पर माध्यमिक शाला दी गई है। यहाँ पर एसबीआई बैंक दिया गया है, यहाँ पर अस्पताल है और यहाँ पर
डाकघर है। इस प्रकार की इनकी लोकेशन दी गई है। अब आपको इसके आधार पर क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो प्रश्न है, पहेली को अपनी सहेली को एक लेटर भेजना है, तो पहेली लेटर पोस्ट करने के लिए घर से डाकघर के लिए किस दिशा में जाएगी? दिशाओं के नॉलेज के पर्पज से आपका यह क्वेश्चन बना हुआ है। यह पहेली का घर है और इस प्रकार से यहाँ पर दिशाएं हैं। मान लीजिए ये घर है, तो यहाँ पर आपकी जो दिशा होगी वह ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब पहेली को जाना कहाँ है? डाकघर जाना है। तो डाकघर जाने के लिए उसको साउथ दिशा में आना होगा। इसका अर्थ है कि वह दक्षिण दिशा में आएगी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 485। प्रश्न क्रमांक 485 है, दो बूंद जिंदगी की यह स्लोगन किस रोग के इलाज के लिए जाना जाता है? क्या है स्लोगन? दो बूंद जिंदगी की। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, चेचक, हैजा, पोलियो और कोरोना। तो सही ऑप्शन आपका आ जाएगा पोलियो, और यह एक आईएमपी प्रश्न भी है। पोलियो की दवाई जब पिलाई जाती है तो उसमें 2 बूंद दवाई ही पिलाई जाती है, जो कि बहुत ही अमूल्य होती है, इसीलिए कहा जाता है कि 2 बूंद जिंदगी की। अब इसके बाद 6th क्लास के सामाजिक विज्ञान से आपका प्रश्न क्रमांक 424। प्रश्न क्रमांक 424 और यह एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न भी है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के जुड़वा ग्रह मतलब उसकी प्रवृत्ति पृथ्वी के जैसी हो। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी प्रकृति बिल्कुल पृथ्वी से मिलती जुलती हो, जिसके कारण से उसे उसका जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? बृहस्पति यह आकार में पृथ्वी से बहुत बड़ा होता है, बुध बहुत ही छोटा होता है, शनि जो है बहुत ही चमकीला है, और बचता है आपका ऑप्शन डी शुक्र। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, और यह क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे 2024 की एग्जाम में पूछा जाए। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 440, यह भी एक आईएमपी प्रश्न है। 2020 एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष कब होगा? तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि जिन भी वर्षों के अंदर 4 से भाग चला जाए, ठीक है, 4 से भाग चला जाए, वे सभी लीप ईयर होंगे। और लीप ईयर के अंदर आपका जो फरवरी होता है वह 29 का होता है, ठीक है, उसे ही हम लीप ईयर कहते हैं। तो 2020 में 4 का भाग जा सकता है। इसके बाद 4 साल बाद नेक्स्ट आपका 2024 आएगा। 2024 में यदि आप 4 का भाग लगाएं तो आपका यह भाग पूरी तरह से चला जाएगा। 4 पंजे 20 और 0 और 4 छंकी 24, 506 आ जाएगा। तो इसलिए यह लीप वर्ष होगा, और यदि पूरा भाग नहीं जाता है तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। यह एक ट्रिक होती है मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस तीनों के अंदर काम आएगी। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 462, यह भी एक आईएमपी प्रश्न है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया या फिर 2 ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। तो यहां पर सही आंसर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दिए गए ऑप्शन 4 दिए गए, इनमें से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप कि इतना पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम के समस्त वीडियो आपके मोबाइल पर चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। और शिक्षक साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को बच्चों के ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, ताकि वे देखें और नेस और ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन कर सके। थैंक यू वेरी मच।